ब्राह्मण का छोड़ दीजिए, किसी भी जातिगत रूप से छत्तीसगढ़ की राजनीति चली नहीं। और जिन जिन लोगों ने जातिगत रूप से छत्तीसगढ़ की राजनीति चलाने की कोशिश की, उनको चाहे क्षणिक लाभ मिला हो, पर अंततः वो राजनीति के बाहर हो गए। संजय गांधी को जैसे हम गब्बर कहें, तो विद्याचरण कालिया या सांबा में से एक हो गए थे। ऐसे खलनायक थे विद्याचरण शुक्ला आपातकाल के। इसमें सबसे ज्यादा मदद आपकी किसने की? सबसे ज्यादा मदद इंदिरा जी ने की। और सबसे ज्यादा जड़ें किसने काटी? अर्जुन सिंह ने। अर्जुन सिंह ने आप कितनी ज्यादा जड़ें क्यों काटी? अर्जुन सिंह को पता नहीं किसी प्रकार से ये लगता था कि इन लोगों के रहते हुए वो बढ़ नहीं सकेंगे आगे। आखिरी में उनको लगा कि लौट के बुद्धू घर को आए, ऐसा तो वो लौट के कांग्रेस में आए आखिर में, लेकिन ज़्यादा लंबी जिंदगी उसके बाद उनकी बची नहीं थी। पहली बात, सफलता मिलेगी नहीं, और जो मिलेगी वो बिल्कुल अस्थायी रहेगी और झूठी रहेगी सफलता। मैंने जो गलत आधार पे और विद्वेष के आधार पे जो यहाँ सफलता प्राप्त करते हैं, वो सफलता कभी स्थायी हो ही नहीं सकती। ऐसा कहा जाता है कि इस मामले को हवा देने में विद्याचरण जी का बड़ा रोल रहा, तो उसके कारण सोनिया जी उनसे नाराज रही। क्यों बदलते रहते हैं पार्लियामेंट? ये आपको कोई बिरला ही मिलेगा हिंदुस्तान में जो किसी भी चुनाव क्षेत्र से 7 बार लोकसभा चुनाव अच्छी तरह जीता हो। और 10 चुनाव जो मैंने लड़े हैं अभी तक, 10 में 7 महासमुंद से लड़े हैं और 3 रायपुर से, जो एक ही जिले के अंदर है और एक ही तरह की मिली जुली उनकी। तो बार बार चुनाव क्षेत्र बदलने का कहाँ सवाल है? कहाँ पर ये बेसिल पैर की बात है? राजीव गांधी इनको पसंद ही नहीं करते, राजीव गांधी से अनबन नहीं रही। संजय गांधी के जरूर मित्र रहे, लेकिन राजीव गांधी से इनकी पटरी कभी नहीं बैठी। 13 साल पहले बस्तर के झीरम घाटी में हुए नक्सल हमले ने छत्तीसगढ़ की राजनीति का चेहरा बदल दिया था। उसी हमले में घायल हुए कांग्रेस के दिग्गज नेता विद्याचरण शुक्ल ने 11 जून 2013 को अंतिम सांस ली। विद्याचरण शुक्ल कौन थे? क्या वे छत्तीसगढ़ की राजनीति के सबसे बड़े नेता थे? क्या वे आपातकाल के खलनायक थे, या फिर एक ऐसे राजनेता जिनकी राजनीतिक यात्रा विरोधाभासों से भरी हुई थी? आज उनकी पुण्यतिथि पर हम याद करेंगे उस नेता को जिसने दिल्ली की सत्ता के सबसे ताकतवर गलियारों में दशकों तक अपनी मौजूदगी दर्ज कराई, और जिसकी पहचान सिर्फ छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं थी बल्कि पूरे देश की राजनीति में थी। विद्याचरण शुक्ल को लेके छत्तीसगढ़ के लोगों की बड़ी खट्टी, मीठी, कड़वी, कई तरह की यादें हैं। छत्तीसगढ़ के बिल्कुल एक लंबा दौर ऐसा था जब शुक्ल बंधु बेताज बादशाह थे छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की राजनीति के, और उस समय राजनीति कांग्रेस की ही हुआ करती थी। तो कांग्रेस से परे कोई छत्तीसगढ़ में बड़ी राजनीति नहीं थी। और विद्याचरण शुक्ल, श्यामाचरण शुक्ल, इन दोनों ने अपने अपने इलाके बांट रखे थे। विद्याचरण राज्य की राजनीति में दिलचस्पी नहीं रखते थे, श्यामाचरण केंद्र की राजनीति में दिलचस्पी नहीं रखते थे। विद्याचरण शुक्ल ने केंद्र की राजनीति में वो मुकाम हासिल किया जो छत्तीसगढ़ में कोई दूसरा नेता उस कद का या वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। 9 बार सांसद रहे और 7 बार तो महासमुंद सीट से, 2 बार रायपुर से। केंद्र के अलग अलग विभागों में मंत्री रहे और एक तरह से इंदिरा गांधी और नरसिम्हा राव सरकार में वो किचन कैबिनेट के हिस्सा थे। यानी सरकार का मतलब जो नीतिगत फैसले होते हैं उनमें उनकी अहम भूमिका थी। संजय गांधी के वो निजी मित्र थे और ख़ास करके ज़्यादा अपन बाद में चर्चा करें तो उसके वो केंद्रीय मंत्री के रूप में उनका बड़ा योगदान था। जैसे हम याद करते हैं कि रायपुर में दूरदर्शन केंद्र उस ज़माने में बड़ी बड़ी बात थी। भोपाल में नहीं था, रायपुर में आ गया था राजधानी रहते हुए भी। तो ये केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री रहते उनका एक बड़ा वो था। इस तरह से कई बड़े परियोजनाओं, बड़ा काम उनके हिस्से में आया। देश के सबसे बड़े नक्सल हमले छत्तीसगढ़ के बस्तर के झीरम में जख्मी छत्तीसगढ़ कांग्रेस के एक सबसे बड़े नेता विद्याचरण शुक्ल आज ही के दिन 2013 में गुजरे थे। विद्याचरण शुक्ल अपने राजनीतिक जीवन के ढलान पर थे। आगे उनके किसी चुनाव लड़ने का आसार नहीं था।
कांग्रेस पार्टी या किसी सरकार में उनके किसी बड़े ओहदे पर जाने की गुंजाइश भी नहीं रह गई थी। लेकिन विद्याचरण शुक्ल का व्यक्तित्व एक किस्म से विराट था। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेताओं में उस दिन तक किसी भी और नेता की न्यूज वैल्यू उनसे ज्यादा नहीं थी, बल्कि दशकों का वक्त ऐसा था कि छत्तीसगढ़ को विद्याचरण शुक्ल के नाम से ही देश और दुनिया का मीडिया जानता था, फिर चाहे एक लंबे अरसे तक ये पहचान एक खलनायक की ही क्यों ना रही हो। और केंद्र की राजनीति करते करते कब विद्याचरण आपातकाल में संजय गांधी के कॉकस कहलाता था, संजय गांधी के गिरोह के एक बड़े सरदार हो गए थे। संजय गांधी को जैसे हम गब्बर कहें तो विद्याचरण कालिया या सांबा में से एक हो गए थे। ऐसे खलनायक थे विद्याचरण शुक्ल आपातकाल के। और विद्याचरण शुक्ल ने आपातकाल में मीडिया की जो नाराज़गी पाई थी उससे वो अपने ज़िंदगी के आखिर तक नहीं उबर पाए। कभी मीडिया के लोगों ने उनको माफ़ नहीं किया आपातकालीन ज़्यादतियों के लिए। जितने तरह की गुंडागर्दी विद्याचरण शुक्ल के लोगों ने छत्तीसगढ़ की ज़मीन पर भी की थी आपातकाल में, वो कम नहीं थी। उसके ऊपर जांच आयोग भी यहाँ बैठा था, लेकिन केंद्र की जनता पार्टी की सरकार 2.5 साल में खुद ही होकर गिर गई थी, तो उसके साथ साथ तमाम किस्म की जांच भी ठंडी पड़ गई थी। राष्ट्रीय राजनीति में सवाल है तो उनके पक्ष विपक्ष दोनों से उनके बहुत मधुर संबंध थे। लंबा समय तक 1957 जब पहली बार सांसद थे उस समय अटल बिहारी वाजपेयी भी सांसद रहे, पहली बार सांसद चुन के आए। और उनके निजी मित्रों में अटल बिहारी वाजपेयी, चंद्रशेखर और इंद्रजीत गुप्ता, जॉर्ज फर्नांडिस, ऐसे सब नेता, बड़े बड़े दिग्गज नेता उनके साथ रहे। जब मुझे याद आ रहा है कि जब पहली बार नरसिम्हा राव सरकार सत्ता में आई तो कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला था, तो वो बैसाखी के सहारे सरकार थी। ये पहली बार जल संसाधन मंत्री के रूप में शपथ लिए। नरसिम्हा राव को इन पर भरोसा था। पहली परीक्षा घड़ी थी नई दिल्ली उपचुनाव, पहला ही चुनाव, क्योंकि उस समय लाल कृष्ण आडवाणी 2 जगह से चुनाव लड़े थे, नई दिल्ली और दूसरा गांधीनगर से। तो एक सीट छोड़ना था तो उन्होंने नई दिल्ली की सीट को छोड़ दी और वहाँ उपचुनाव हुए। उपचुनाव का प्रभारी कांग्रेस विद्याचरण शुक्ल बनाए और उस समय राजेश खन्ना कांग्रेस प्रत्याशी थे। अब भाजपा ने शत्रुघ्न सिन्हा को प्रत्याशी बनाया था। मेरी उनसे बात हुई थी कई साल बाद इस चुनाव को लेके, तो विद्याचरण जी ने बताया कि अब मैं ये जानना चाह रहा था कि उस चुनाव का अनुभव कैसा रहा। तो बताया कि मेरा अनुभव बहुत अच्छा नहीं था। ऐसा बोले वजह ये थी कि राजेश खन्ना और ये शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस और भाजपा प्रत्याशी दोनों फिल्मी दुनिया से थे, दोनों बहुत अच्छे मित्र भी थे। तो दोनों पार्टी सार्टी करने बैठ जाते थे, कार्यकर्ताओं का अपना भटकते रहते थे। तो इसके कारण हमारा थोड़ा चुनाव अच्छा, कांग्रेस भाजपा ऑर्गेनाइज तरीके से लड़ रही थी, हमारे लिए बड़ी समस्या की घड़ी हो गई थी। तो फिर उन्होंने अपने मुंबई में संपर्कों के सहारे डिम्पल कपाड़िया, जो उनकी पत्नी जो उनसे अलग रह रही थी राजेश खन्ना को, उनको प्रचार के लिए बनाए, तैयार किए किसी भी तरह से, जो तैयार पहले आ नहीं रही थी फिर आए। फिर उन्होंने दोनों बेटियों के साथ आए और झोली कपड़ा वो करते हुए, आंचल को लहराते हुए वोट मांगी। तो इस तरह उसकी जीत सुनिश्चित हो गई। तो इसमें बड़ा विद्याचरण जी का बड़ा योगदान था। लेकिन जितनी बड़ी उनकी राजनीतिक ताकत थी उतने ही बड़े विवाद भी उनके साथ जुड़े रहे। लेकिन विद्याचरण शुक्ल छत्तीसगढ़ के बेताज बादशाह भी थे और छत्तीसगढ़ के अघोषित या घोषित डॉन भी थे। वो ऐसे ताकतवर थे वो यहाँ के। और मुझको एक घटना याद है कि विद्याचरण शुक्ल गुंडों को प्रश्रय देते हैं, ऐसी बात चलती थी। और भोपाल में कोई रूसी पठान नाम का एक, जिसको गुंडा लिखा जाता था ऐसा, मुझको नहीं मालूम गुंडा कितना बड़ा था, वो बड़ा माना जाता था दबंग भोपाल का। और विद्याचरण की सरपरस्ती में था वो, विद्याचरण का हाथ उसकी पीठ पर रहता है। और जब रूसी पठान के बहुत सारे मामले सामने आए और विद्याचरण से पूछा गया कि रूसी पठान के बारे में, रूसी पठान से आपके रिश्तों के बारे में आपका क्या कहना है,
तो उन्होंने कहा मैं किसी रूसी पठान को नहीं जानता। उनकी सैकड़ों तस्वीरें थी रूसी पठान के साथ, लेकिन उन्होंने कहा था मैं किसी रूसी पठान को नहीं जानता। मुझको ध्यान है उस समय शायद भास्कर अखबार ने एक बहुत शानदार हेडिंग लगाई थी, पंडित ने कहा पठान को नहीं जानता। तो विद्याचरण शुक्ल ऐसे किरदार थे जो दबंग थे, बहुत ही दबंग राजनीति करते थे, और कांग्रेस में जब तक रहे तब तक वो ताकतवर रहे। कांग्रेस से निकलने के बाद उनका राजनीतिक पतन होते चले गया, जहाँ गए वहाँ पतन हो गया, जहाँ गए वहाँ पतन हो गया। आखिरी में उनको लगा कि लौट के बुद्धू घर को आए, ऐसा तो वो लौट के कांग्रेस में आए आखिर में, लेकिन ज़्यादा लंबी जिंदगी उसके बाद उनकी बची नहीं थी। 1975 में लागू हुए आपातकाल के दौरान सूचना एवं प्रसारण मंत्री के रूप में उनकी भूमिका आज भी राजनीतिक बहस का विषय है। प्रेस सेंसरशिप, मीडिया पर नियंत्रण और अभिव्यक्ति की आजादी पर अंकुश के आरोपों ने उन्हें देश भर में एक विवादित चेहरा बना दिया। आलोचकों की नजर में वे आपातकाल के सबसे बड़े राजनीतिक चेहरों में थे। समर्थकों की नजर में वे इंदिरा गांधी के सबसे वफादार सिपाही, किचन कैबिनेट का हिस्सा थे, इंदिरा गांधी के बड़े विश्वास सहयोगी थे, राहुल संजय गांधी के निजी मित्र थे। तो ये बात है, एक बहुत बड़ा किस्सा आता है, एक किस्सा कुर्सी के करके फिल्म बनी थी, उसको वो ख़राब कराए पूरे प्रिंट को, तो उस मामले में दोषी करार दिए गए थे, तो सजा वजह भी कुछ इस तरह के हुई थी। तो संजय गांधी और विद्याचरण जी 30,000 कोर्ट दिल्ली में बैठे रहते थे, तो विद्याचरण जी गायत्री मंत्र पढ़ते बैठे रहते थे। ये उनके बारे में बड़ा वो था, विषय था। बाद में हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाके या सुप्रीम कोर्ट में जाके ये मामला ख़त्म भी हुआ। विद्याचरण शुक्ल की राजनीति की एक खास पहचान थी, वे कभी स्थिर नहीं रहे। उन्होंने कांग्रेस छोड़ी, वीपी सिंह के जनमोर्चा में गए, चंद्रशेखर सरकार का हिस्सा बने, फिर कांग्रेस में लौटे। पीवी नरसिंह राव के दौर में वे फिर सत्ता के केंद्र में दिखाई दिए। इसके बाद उन्होंने शरद पवार की एनसीपी का दामन थामा, फिर भाजपा में भी गए और अंततः कांग्रेस में लौट आए। राजनीति में इतने उतार चढ़ाव बहुत कम नेताओं के हिस्से आते हैं। आजकल तो ये आम हो चला है, लेकिन उस वक्त तो बहुत कम नेताओं के हिस्से में थे। क्या ये अवसरवाद था या फिर सत्ता के केंद्र में बने रहने की राजनीतिक कला? खराब भूमिका थी, वो महत्वहीन होते चले गए थे। अपने आप को हाशिए पर खुद ही होकर धकेला विद्याचरण शुक्ल ने। राज्य बनने के बाद वो चैन से अगर रहते तो शायद वो फिर भी कांग्रेस पार्टी में कहीं कोई जगह पा जाते। जिस तरह से उन्होंने राज्य बनने के बाद पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी, जिनको कि सोनिया गांधी ने खुद ने छांटा था, उनका जिस हद तक जाकर विद्याचरण ने विरोध किया, और मुझको ध्यान है मैं उस शाम शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद था। उसी शाम दिग्विजय सिंह विद्याचरण शुक्ल को मनाने के लिए उनके बंगले पहुंचे थे। अविभाजित मध्य प्रदेश के आखिरी मुख्यमंत्री का आखिरी दिन छत्तीसगढ़ में विद्याचरण शुक्ल के फार्म हाउस पे गए थे, और उस गाड़ी से उतरते ही दिग्विजय खुद अपने मुंह से मंजूर नहीं करते हैं, लेकिन मुझको लोगों ने बताया है कि उनको लात घूंसे, धक्का मुक्की, ज़मीन पे गिरा दिया था, सब कुछ हुआ था उनके साथ। मुख्यमंत्री थे उस दिन। विद्याचरण शुक्ल का फार्म हाउस दिग्विजय के राज में ही आता था। खून का घूंट पीकर वो चुप रह गए थे, क्योंकि और बवाल खड़ा करना नहीं चाहते थे, क्योंकि सोनिया गांधी ने उनको कहा था कि जाके अजीत जोगी को शपथ दिला के आओ। ये बात मुझको अच्छे से मालूम है। जो इस बात को सबसे ज़्यादा वजन से बता सकते हैं उनसे सुनी हुई बात है मेरी, उससे ज़्यादा वजन से कोई बता नहीं सकते। लेकिन विद्याचरण शुक्ल ने जो बदसलूकी जारी रखी दिग्विजय सिंह के साथ, कांग्रेस पार्टी के साथ, कांग्रेस छोड़ दी, जोगी के साथ तनातनी हुई, बीजेपी में चले गए, जिस पार्टी के नीति सिद्धांत के खिलाफ देश में इमरजेंसी के दौरान विद्याचरण ने क्या नहीं किया था। छत्तीसगढ़ में उस समय जनसंघ थी और जनता पार्टी बनी थी, फिर उसके बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार करवाना, जेल में डालना, सब कुछ तो किया था विद्याचरण शुक्ल ने। लेकिन विद्याचरण बीजेपी में चले गए, जाके उन्होंने अपनी वो दुर्गति कराई हर जगह। तो विद्याचरण शुक्ल अच्छी जिंदगी नहीं जी पाए। उन्होंने सत्ता पाने की एक लालसा
सत्ता पाने की एक हवस, उससे उबर नहीं पाए। उससे उबर के बस वो किसी तरीके से गिड़गिड़ा कर कांग्रेस में वापस भर हो पाए, उनका कोई सम्मान कायम नहीं हो सका। तो ये उनका एक अलग ही रूप सामने आया। हालांकि हवाला कांड में वो फंसे भी, तो बाद में विद्या नरसिम्हा राव जी से उनका विवाद हुआ, टिकट भी नहीं मिली, एक तरह से वो अलग ही हुए। तो ये एक बड़ी घटना है। और राज्य बनने के बाद जो बड़ा मामला ये हुआ कि वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे। उम्मीद थी कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। विधायक दल में उतने तो नहीं था, लेकिन 17-18 विधायक इनके साथ थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सोनिया गांधी से इनके पर्सनल वो रिवेंज रहा। मतलब इनको पसंद नहीं करती थी। उसकी 2 वजह थी। बड़ी वजह ये थी कि जब नरसिम्हा राव सरकार में ये संसदीय कार्य मंत्री थे, तो बोफोर्स कांड का मामला सुर्खियों में था। ऐसा कहा जाता है कि इस मामले को हवा देने में विद्याचरण जी का बड़ा रोल रहा। तो उसके कारण सोनिया जी उनसे नाराज़ रही। सोनिया जी नाराज़ रही तो हालांकि 1-2 बार सफाई देने पहुंची, तो कोई बात नहीं बनी। तो शुरुआत वो इसके कारण फिर भी वो बहुत ज़्यादा, फिर नरसिम्हा राव से उनका खुद का विवाद हुआ। नरसिम्हा राव से उनके अनबन रही, फिर वो अलग हुए, लेकिन पूरी तरह उनको स्वीकार नहीं कर पाई सोनिया जी। लेकिन उनको भरोसा था कि सीएम वो बनेंगे। उसके पीछे एक बड़ी वजह ये थी, उनको लगता था, एक बार किसी चर्चा में बताई थी, कांग्रेस के एक बड़े लीडर थे वायलार रवि, वो दक्षिण भारत केरल से आते थे। तो उनके यहाँ बेटी की शादी थी। शादी में ये भी गए हुए थे। ये मुख्यमंत्री चयन के 6 महीना 7 महीना पहले की बात है। तो वहाँ उनके सोनिया गांधी के वी जॉर्ज जो उनके बहुत पावरफुल हुआ करते थे, उनके साथ करीब 2 घंटे अलग से बैठा कोई विद्याचरण जी की। तो वो वी जॉर्ज के साथ वो मीटिंग के बाद उनको ऐसा लगने लग गया था कि अब सब कुछ ठीक हो गया सोनिया गांधी के साथ। सोनिया जी से वो 2-4 बार लगातार फिर मिलने लग गए थे, तो वो उनको लगा कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जोगी जी जो विधायक भी नहीं थे, सांसद भी नहीं थे, उनको मुख्यमंत्री बना दिया। फिर उसके बाद चलता रहा जोगी जी से। फिर जोगी जी उनका पर्सनल शुरू हो गया यहाँ झगड़ा अंदरूनी। एक दौरे पे गए हुए थे मरवाही कोटा की तरफ, तो गौरेला पेंड्रा के आसपास इन पर हमला हुआ। वो जोगी समर्थकों ने किया था, कांग्रेस के लोगों ने दूर से। तो उसके बाद से ये पार्टी छोड़ने के मुद्रा में, वो पार्टी छोड़ना नहीं चाहते थे। फिर उन्होंने श्यामाचरण जी के कहने पे वो पार्टी छोड़े और एनसीपी ज्वाइन की। और एनसीपी ज्वाइन किए तो उसका परिणाम ये हुआ, फिर रामअवतार जग्गी हत्याकांड हुआ। तो मतलब कुल मिला के ये है कि ठीक है, अच्छा, ये उसमें इन सब चीज़ों के बावजूद जो सरकार विरुद्ध के खिलाफ माहौल बनाना, वो विद्याचरण जी की बड़ी भूमिका रही। भाजपा में नहीं थी, वो विद्याचरण जी की बड़ी भूमिका थी। उन्होंने ही माहौल बनाया था। एक समय ऐसा था जो बहुत कम लोगों को मालूम था कि भाजपा ने उनसे गठबंधन का ऑफर भी दिया था, 25 सीट तक देने के लिए तैयार थे, लेकिन ये चाहते थे 50-50 में हो जाए। इस तरह के उनके आसपास के लोग बिना जाने, उनको लगता था कि जीत जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भाजपा थी, बड़े लोग लीडरशिप ने फिर गंभीरता से पूरी ताकत झोंकी, और लेकिन कांग्रेस को एक ही सीट मिल पाई, एनसीपी के एक ही सीट मिल पाई। हाँ, करीब आधा दर्जन 4-5 सीट ऐसी थी जहाँ दूसरे नंबर पर रही, और 7% वोट पाई। लेकिन वो कांग्रेस को बाहर करने में, जोगी सरकार को अपदस्थ करने में बड़ी भूमिका रही। ये उनकी दूसरा ये रहा। वापसी फिर उसके बाद हुआ ये कि चूँकि सरकार चली गई, वो खुद भी सांसद नहीं बन पाए, सत्ता में नहीं आ पाए, तो उनकी पार्टी अब बिखरना शुरू हो गई थी। कुछ लोग कांग्रेस में जाना शुरू हो गए थे। तो भाजपा, कुछ समर्थकों ने तैयार करके वो भाजपा में ले गए। सीधे अटल जी से उनके व्यक्तिगत संबंध थे, इसलिए सीधे वो चले गए। सर, इसमें साल बताइए। ये 2004, ऐसे बोल के बताइए। 2004। हाँ, 2004 में वो अटल जी के कहने पे वो भाजपा में शामिल हो गए। लोकसभा चुनाव टिकट मिल गई। लोकसभा चुनाव लड़े,
लेकिन भाजपा ने उनको पूरा साथ नहीं दिया, कार्यकर्ता वो मिलजुल नहीं पाए। और जोगी जी को एक्सीडेंट हो गया था, बड़ी घटना हो गई थी, मौत के मुंह में जूझ रहे थे, तो जोगी जी के प्रति एक सहानुभूति बन गई, तो एक लंबे चौड़े उससे हार गए। अब हार गए तो फिर वापस फिर देर सवेर कांग्रेस में वापसी हुई, श्यामाचरण जी, मोतीलाल वोरा, इनके प्रयासों से। और फिर वो अंतिम दिनों में वो ये कोशिश पे लगे थे कि पार्टी किसी तरह एकजुट रहे। अंतिम दिनों में बिल्कुल वो आपस में लड़ाई झगड़ा, कई बार कई मंचों में जोगी जी वो करने की कोशिश करते थे तो उसका प्रतिकार करते थे, तो लोग उनको उनका समर्थन उनके प्रति था, कांग्रेस के भीतर उनकी स्वीकार्यता रही है। तो मोटे तौर पे यही रहा। और विवाद कैसे रहे सर, उनके विवादों से कैसे नाता रहा? विवादों से नाता ऐसे रहा कि विवादों से शुरुआत से अर्जुन सिंह के साथ रहा। अर्जुन सिंह के जब मुख्यमंत्री बने तो एक होता ये था कि उनको ये लगता था कि इंदिरा जी से इनके बड़े करीबी संबंध थे, उनके मंत्रिमंडल में सहयोगी होने के नाते। अब बाद में मंत्रिमंडल से हट भी गए थे तो भी उन पर विश्वास कम नहीं हुआ था इंदिरा जी का। उनको लगता था कि अर्जुन सिंह को वो कभी भी अपादस्थ कर सकते हैं। अब ये बात बताऊँ कि होता ये था कि कई बार अर्जुन आपस में मिल के चले, सेंट्रल हाईकमान की इच्छा थी कि दोनों विद्याचरण जी और ये अर्जुन सिंह जी मिल के चले, लेकिन होता नहीं था। अच्छा सुनिए, विधायक दल की बात करूं तो जब पहले 1980 में जब विद्याचरण जी खेमे से शिव माधव सोलंकी जब कांग्रेस बहुमत में आई तो मुख्यमंत्री, अविभाजित मध्य प्रदेश की बात है, मुख्यमंत्री चयन का सिलसिला शुरू हुआ। एक अर्जुन सिंह दावेदार थे और दूसरे शिव भानु सोलंकी। शिव भानु सोलंकी को विद्याचरण जी का समर्थन था। विधायक दल का ज़्यादातर विधायक इनके साथ में थे, शिव भानु सोलंकी के साथ। लेकिन कमलनाथ एक फैक्टर हो गए थे, तो कमलनाथ ने हाईकमान के उससे अर्जुन सिंह को साथ दिया और किसी तरह वो मुख्यमंत्री बन गए। तो ये पहली हार रही, लेकिन वो उनको लगता था कि इतना करीबी है, मतलब लगभग बहु विधायकों का समर्थन ज़्यादा शिव भानु सोलंकी के पक्ष में है, इसलिए वो कभी भी हटा सकते हैं। तो इस कारण कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया देना, सार्वजनिक बयानबाजी इस तरह करना वो करते थे। अर्जुन सिंह मिलने आते थे तो होता क्या था कि कई बार सर्किट हाउस में एक दो चार मंत्री उनके, कई मंत्री उनके अर्जुन सिंह कैबिनेट में कई मंत्री विद्याचरण जी के ही थे। जैसे बाल कवि बैरागी आए, कमरे में बैठे हुए दोनों, अर्जुन सिंह बाहर आए मिलने यहाँ था, तो 15-20 मिनट मुख्यमंत्री बाहर ही इंतजार करते रहते थे। तो ये इस तरह का उनका वो आ रहा था। तो बाद में और खाइयाँ बढ़ती गई और अर्जुन सिंह बहुत शार्प नेता थे, हाईकमान के लगातार पसंद रहे और ये एक समय ऐसा आया कि इनको बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा। कुछ लोगों को लग सकता है कि आज उनकी शहादत के दिन इन बातों को क्यों याद किया जा रहा है, लेकिन किसी भी बड़ी शख्सियत की हर छोटी बात भी लोगों की आलोचना के लिए खुली रहती है। उसके बिना कोई इंसान बड़ी शख्सियत बन नहीं पाते, और छत्तीसगढ़ के लिए तो विद्याचरण सबसे बड़ी राजनीतिक शख्सियत थे ही, इसलिए उनकी यादें विवादों के बिना कैसे पूरी हो सकती है। उनका अच्छा और बुरा कई तरह का योगदान होगा विद्याचरण का। मुझको उनका एक योगदान याद पड़ता है कि छत्तीसगढ़ी लीडरशिप को उन्होंने कभी डेवलप नहीं होने दिया, छत्तीसगढ़ी भाषा को आगे नहीं बढ़ने दिया। पूरी जिंदगी छोटे राज्यों के विरोधी रहे विद्याचरण, श्यामाचरण भी। छोटे राज्य, छोटे जिले, हर छोटी चीज़ के ये विरोधी रहते थे। इनको लगता था कि छोटा राज्य बनेगा तो इतना छोटा होगा कि इनका 6.5 फीट का कद उसमें नहीं समाएगा। ऐसे दोनों भाई ऐसे डरे रहते थे। जहाँ छोटा बोलो तो ये भड़कने लगते थे। इनको लगता था इनके खिलाफ कोई साजिश हो रही है। विद्याचरण दिल्ली में जितने बड़े नेता अविभाजित मध्य प्रदेश में थे, छत्तीसगढ़ बनने के बाद तो वो 11 सीटों के एक नेता रह गए थे, सांसद भी नहीं बने थे। तो खराब नौबत थी उनकी। उन्होंने छत्तीसगढ़ के लिए कोई बहुत अच्छा काम किया हो, कोई छत्तीसगढ़ी नेता को खड़े होने दिया हो, कुछ नहीं था। यानी छत्तीसगढ़ के बड़े बड़े नेता जो थे यहाँ के, इनके नाम को कहीं इन दोनों भाइयों ने नहीं आने दिया। इन्होंने छत्तीसगढ़ी भाषा नहीं सीखी। मेरा दोनों भाइयों से सवाल ये रहता था
आपने पूरी जिंदगी छत्तीसगढ़ का खाया, आप पैदा यहीं पे हुए, इसके बावजूद आपने छत्तीसगढ़ी नहीं सीखी। मैं उनको कहता था कि मेरे लिए तो छत्तीसगढ़ी सीखना मजबूरी नहीं थी, क्योंकि मैं तो चुनाव लड़ता नहीं हूँ, लेकिन मुझको अच्छी लगती है ज़ुबान। जो जिस ज़मीन पर कमाते खाते हैं वहाँ की ज़ुबान उनको बोलना चाहिए। लेकिन ये दोनों भाई कभी छत्तीसगढ़ी नहीं बोले। तो मेरा ये मानना है कि छोटे राज्य का विरोध, छोटे ज़िले का विरोध, छत्तीसगढ़ के शहीदों को अनदेखा करना, छत्तीसगढ़ के दूसरे महान नेता जो थे उनका नाम नहीं लेना, ये तमाम चीज़ें जो हैं। और मैं आपको एक और बात बतलाता हूँ, मैंने एक शब्द कुछ देर पहले कहा आपसे, डॉन, अघोषित डॉन है साहब। अर्जुन सिंह के जो लोग यहाँ पर आते थे छत्तीसगढ़ में, उनको पीटते थे विद्याचरण शुक्ल के लोग, स्टेशन पे मारते थे उनको। अजीज कुरैशी नेता थे शायद अर्जुन सिंह कैंप के, वो उतरे तो उनको मारे। मारने के बाद ठंड के दिन थे, वो शाल ओढ़े हुए थे और शाल को लेके गए और ले जाके विद्याचरण शुक्ल के जूते पोंछे कि ये हम अजीज कुरैशी की शाल लाके आपके जूते पोंछ रहे हैं। तो विद्याचरण इस तरह की चीज़ों को एंजॉय करने वाले व्यक्ति थे। किसी विरोधी को मारो, उसका चश्मा ला के दे दो, जैसा कि शेर मार के उसकी खाल ला दिए हैं, या बारहसिंगा को मार के उसके सींग ला दिए हैं। इस तरह की चीज़ों को रेलिश करते थे, इस तरह की चीज़ों को एंजॉय करते थे वो। पुण्यतिथि पर किसी शख्सियत के बारे में उनका बुरा पक्ष भी अच्छा पक्ष भी, इससे लोग बुरा नहीं मानेंगे। मैं इसकी परवाह नहीं करता। मैं कभी भी श्रद्धांजलि और अभिनंदन इन दो किस्म के लेखन में और दो किस्म के भाषण में मैंने कभी भरोसा नहीं किया। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में किसी के अभिनंदन ग्रंथ में कुछ नहीं लिखा, चाहे उनसे मेरे बहुत अच्छे रिश्ते क्यों न रहे हों, चाहे वो अच्छे व्यक्ति क्यों न रहे हों। मैंने नहीं लिखा किसी के अभिनंदन ग्रंथ में। किसी की श्रद्धांजलि सभा में मैं बोलना नहीं चाहता। आपको 100 किस्म के झूठ वहाँ पर बोलने पड़ते हैं। मैं इनसे परे हूँ। मैं मानता हूँ कि विद्याचरण शुक्ल छत्तीसगढ़ के लिए इतने बड़े नेता थे कि जब हम उनके बारे में बात करें तो हमको खरी खरी और सच्ची बात करना चाहिए। आज नहीं करेंगे तो कब करेंगे। मुझसे तो विद्याचरण के बारे में कैमरे पर शायद पहली बार भी किसी ने इतना कुछ पूछा है। तो मैं ये चीज़ों की लुका छिपी में भरोसा नहीं रखता। रे मरे हुए के बारे में क्यों ऐसा कहना, सभी को मरना है एक दिन। गांधी के बारे में अच्छी बुरी बातें नहीं होती हैं क्या? सबके बारे में होती है। नेहरू के बारे में नहीं होती है क्या? सबके बारे में अच्छी बुरी बातें होती है। विद्याचरण उतने बड़े नहीं थे, लेकिन बहुत छोटे भी नहीं थे। 6.5 फीट के थे, छत्तीसगढ़ के बड़े नेता थे। इनके बारे में बात करेंगे तो इनकी कई खामियों और कमजोरियों की चर्चा होगी। कुछ एक कमजोरियों की चर्चा मैं यहाँ नहीं कर सकता। कांग्रेस में वापस घुसने की इजाजत ही उनके राजनीतिक जीवन की आखिरी कामयाबी और तसल्ली थी। इसके बाद तो जल्द ही झीरम उन्हें ले गया। अपने पूरे राजनीतिक जीवन में उनका नक्सलियों से कोई लेना देना नहीं रहा और इस तरह बेवक्त वे नक्सलियों के शिकार हुए। उनकी आखिरी तस्वीर एक गाड़ी की सीट पर गोलियों से जख्मी लहूलुहान थी और वही उनकी याद रह गई। विद्याचरण शुक्ल के राजनीतिक जीवन का सबसे दिलचस्प अध्याय छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण से जुड़ा है। वे लंबे समय तक छोटे राज्यों के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि ऐसा दिखता भी नहीं था। लेकिन जब छत्तीसगढ़ राज्य बनना लगभग तय हो गया, तब वे राज्य निर्माण आंदोलन के प्रमुख चेहरों में दिखाई देने लगे। ये उनके राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा विरोधाभास माना जाता है। आलोचकों का आरोप था कि उन्होंने कभी छत्तीसगढ़ी अस्मिता की राजनीति को खुलकर स्वीकार नहीं किया। समर्थकों का तर्क था कि उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति में छत्तीसगढ़ की पहचान को मजबूत किया। छत्तीसगढ़ियों का तो यह पुख्ता मानना है कि गैर छत्तीसगढ़ी शुक्ल बंधुओं ने स्थानीय लीडरशिप को पनपने नहीं दिया। ये तो भला हो अर्जुन सिंह का, जिन्होंने अविभाजित मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद छत्तीसगढ़ में वीर नारायण सिंह सरीखे शहीद किरदार ढूंढे, उन्हें स्थापित किया। वरना विश्वविद्यालय से लेकर जलाशय तक रविशंकर शुक्ल के नाम के अलावा कोई दूसरा नाम इस प्रदेश के पास नहीं था। विडंबना ये रही कि जिस नेता का पूरा राजनीतिक जीवन दिल्ली, सत्ता और राष्ट्रीय राजनीति के इर्द गिर्द बीता, उसका अंत भारत के सबसे भीषण नक्सल हमलों में से एक का शिकार बनकर हुआ।
विद्याचरण शुक्ल को सिर्फ नायक कहना आसान नहीं है, उन्हें सिर्फ खलनायक कहना भी इतिहास के साथ न्याय नहीं होगा। वे सत्ता के खिलाड़ी थे, विवादों के केंद्र में रहे, विरोधाभासों से भरे रहे, लेकिन यह भी सच है कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में उनके कद का नेता बहुत कम दिखाई दिया। शायद यही वजह है कि उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें याद करते हुए बहस आज भी खत्म नहीं होती। लेकिन मेरी बातचीत उनसे बहुत होती थी। वो उनका मन मेरे लिए भयंकर अविश्वास से भरे रहता था। मुझको शक की नज़रों से देखते थे। हर कुछ देर में पूछते थे, इसको रिकॉर्ड तो नहीं कर रहे हो, इसको रिकॉर्ड तो नहीं कर रहे हो। तो मुझको उनको याद दिलाना पड़ता था कि मुझको अखबार नवीसी में 30 साल हो चुके हैं, 40 साल हो चुके हैं। आज तक किसी ने मुझ पे ये तोहमत नहीं लगाई है कि मैंने निजी बातचीत को रिकॉर्ड किया हो। लेकिन उनका मन शक से भरे रहता था मेरे खिलाफ। मुझको पता था कि उनके करीबी कुछ लोगों ने उनके मन में बहुत जहर मेरे खिलाफ भरा था, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता। कोई भी नेता अगर किसी के बारे में दूसरों की कही हुई बातों को लेकर इतना जहर अपने मन में पाल ले तो उन्हीं का नुकसान होता है। लेकिन ज़िंदगी के आखिरी बरसों में विद्याचरण शुक्ल को ये समझ पड़ा था कि मैं बात करने लायक इंसान हूँ। तो फिर वो मुझको बुला के अपनी आत्मकथा लिखने के बारे में बहुत देर, एक एक दो दो घंटा मुझसे चर्चा करते थे कि आत्मकथा कैसी लिखनी चाहिए, कैसी लिखनी चाहिए। मैं उनको बार बार कहता था कि आप केवल बातें ही कर रहे हैं, केवल मटेरियल इकट्ठा कर रहे हैं, चिट्ठियाँ निकाल रहे हैं, लिखना भर शुरू नहीं कर रहे हैं। आपको लिखना शुरू करना चाहिए, ये सब काम साथ साथ चलते रहेगा। देश के एक बड़े चर्चित इतिहासकार रामचंद्र गुहा, रामचंद्र से मेरा भी परिचय है, कुछ हमारे कॉमन फ्रेंड्स हैं, तो उनसे भी विद्याचरण शुक्ल सलाह लेते थे अपनी आत्मकथा लिखने के बारे में। और ऐसे ही किसी ने विद्याचरण शुक्ला को मेरे बारे में कहा था कि रायपुर में आपको सुनील कुमार से बात करनी चाहिए। तब से उन्होंने मुझको किसी लायक समझा और मुझसे बात की। तो मेरे बार बार कहने पर भी वो लिखना भर शुरू नहीं किया उन्होंने। चर्चा ही चर्चा चल रही थी और एक नक्सल हमले में चले गए, वो लिख नहीं पाए।